जय हिंद, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। 16 दिसंबर 1971, ठीक 51 साल पहले आज ही के दिन भारत की सशस्त्र सेनाओं ने पाकिस्तान के दम का दमन कर दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क तामीर कर दिया था। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने युद्ध की शुरुआत से पहले इंदिरा गांधी से कहा था कि पाकिस्तान को हराने से कम 1 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन सिर्फ 13 दिनों में भारत के जांबाजों ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। युद्ध के आखिरी दिन यानी 16 दिसंबर को जब भारत की सेनाएं ढाका में दाखिल हुई, तब वहां भारत के पास सिर्फ 3000 सैनिक थे और पाकिस्तान के पास लगभग 30,000 सैनिक। भारत के पास युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ 4 दिन का असला और पाकिस्तान के पास महीने भर का। लेकिन फिर भारत के शूरवीरों के आगे पाकिस्तान ने आखिरकार घुटने टेक दिए। सोलह दिसंबर की कहानी बस एक मुल्क, उसकी जमीन, उसके दुस्साहस, उसके अहंकार और उसकी पहचान के टुकड़े हो जाने भर की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे देश की कहानी जो किसी गैर मुल्क में अपनी सरकार के जुल्म सितम की आंच में झुलसते लाखों लोगों की रक्षा की खुद युद्ध की आग में कूद पड़ा। यह कहानी है एक ऐसे देश की जिसने लाख उकसाने के बाद भी कभी आगे बढ़कर हमला नहीं किया, लेकिन जब छेड़ा गया तो अपने पराक्रम से शत्रु को ऐसा सबक सिखाया जिसकी टीस उसे आज आधी सदी बाद भी सालती है। यह कहानी है भारत और उसकी सेना के अप्रतिम शौर्य, साहस और बलिदान। 16 दिसंबर की इस कहानी की नींव 1947 के बाद से ही पड़ी। पाक के उर्दू भाषी पूर्वी पाकिस्तान के लोग बांग्ला भाषियों को खुद से कमतर मानते थे। सालों तक पलती इस नफरत के बीच 1970 में मौका आया पाकिस्तान के पहले लोकतांत्रिक चुनाव। उस चुनाव में मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान की 169 में से 167 सीटें हासिल की, जबकि भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने वेस्ट पाकिस्तान की 138 में से सिर्फ 81 सीटें। इससे पहले बांग्ला भाषियों का ईस्ट पाकिस्तान देश की सत्ता का केंद्र बन पाता, पाकिस्तान में सियासी दांवपेच शुरू हो गए। पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की आग भड़क गई, जिसका दमन करने के लिए पूचर ऑफ बलूचिस्तान कहलाने वाले जनरल टिक्का खान को ढाका रवाना कर दिया गया। टिक्का खान की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना ने अपने ही मुल्क में कत्लो गारत का वो सिलसिला शुरू किया जिसकी भेंट लाखों जिंदगियां चढ़ गई। युद्ध की जो स्थिति है, ये शुरुआत कोई तकरीबन 8-9 महीने पहले हो गई थी, जब बांग्लादेश में के रेफ्यूजी जो है बहुत भारी तादाद में हमारे इंडिया में आ रहे थे। और उस वक्त ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे, साहिबा, वो चाहती थी कि इसका कोई समाधान हो जाए। पूर्वी पाकिस्तान से लाखों की तादाद में रिफ्यूजी भारत के पूर्वी राज्यों की सरहदों में दाखिल होने लगे। भारत के लिए एक साथ इतने शरणार्थियों को पनाह देना मुश्किल हो रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने समझ लिया कि रिफ्यूजियों की इस समस्या का तुरंत समाधान ढूंढना होगा। What about you? Is there a situation in which you might attack Pakistan? Well, I hope not. India has always tried to be on the side of peace and negotiations and so on.
but of course we can't endanger our security in any way. Do you frankly expect to see war with Pakistan soon? It does look to many people as if it's inevitable. I don't think one can really give an answer to a question of this kind. Because as I said, we are trying everything possible to prevent it. इंदिरा गांधी ने तत्कालीन सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ को बुलाया और इस समस्या का रास्ता निकालने की ताकीद की। What are you doing about it? And I said, nothing. Got nothing to do with me. And she said, I want you to go in and take action. And I said, do you know what that means, Prime Minister? And she said, no. I said, it means war. And she said, I don't mind if there's war. लेकिन बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच पाकिस्तान को ईस्ट की कमान लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी को थमानी पड़ी। लेकिन हालात सुधरे नहीं। अब पाकिस्तान को एहसास हो चला था कि भारत के धैर्य का खड़ा भर चुका है। हिंदुस्तान की सेनाएं कभी भी पूर्वी पाकिस्तान की ओर कूच कर सकती हैं। हड़बड़ी और बौखलाहट में पाकिस्तान ने एक ऐसी भूल कर दी जिसका खामियाजा उसकी एक पूरी पीढ़ी भुगतने वाली थी। देखिए, पाकिस्तान ने अपने ही देश के पूर्वी हिस्से में दुर्दांत अत्याचारों से एक ऐसी त्रासदी का निर्माण कर दिया था जो मानव इतिहास के माथे पर एक कलंक की तरह है। पाकिस्तान अपना ही देश छोड़कर भारत की शरण में भागते लोगों की लाचारगी को चुपचाप देखता रहा। इधर भारत में रिफ्यूजियों की इतनी बड़ी तादाद सरकार के लिए दिक्कत बनती जा रही थी। पाकिस्तान को एहसास था कि भारत की फौज कभी भी ढाका की ओर कूच कर सकती है। इससे पहले उसने खुद ही भारत की पश्चिमी सरहद पर हमला बोल अपनी बर्बादी को दावत दे दी। 3 दिसंबर 1971 शाम 5:31 इंदिरा गांधी का रेडियो संदेश। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। ये तीसरा मौका था जब पाकिस्तान के दुस्साहस ने अपना सिर उठाया था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने पूरी प्लानिंग के साथ इंडियन एयरफोर्स के श्रीनगर, अमृतसर और पठानकोट बेसों पर हमला बोल दिया और युद्ध की शुरुआत हो गई। भारत हर मोर्चे पर मुस्तैद हो गया। भारतीय सेना ने पूर्वी सीमा पर पाक के 2 एयरफील्ड्स पर बमबारी कर दी। पाकिस्तान की बदनीयती को भांपकर सेना ने देश की पश्चिमी सीमा पर हवाई गश्त तो शुरू कर दी, लेकिन अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। पाकिस्तान बस इसी ताक में बैठा था और फिर जंग छिड़ी लोंगेवाला। भारत की पश्चिमी सीमा पर थार के रेगिस्तान का छोटा सा कस्बा है लोंगेवाला। उस वक्त पाकिस्तान ने सोचा कि कम तैनाती वाली सरहद से भारत में दाखिल हो जाए और इलाके पर कब्जा जमा ले, ताकि पूरब की भरपाई पश्चिम में हो सके। लोंगेवाला पोस्ट पर 4 दिसंबर 1971 की रात लेफ्टिनेंट धर्मवीर की अगुवाई में एक पेट्रोलिंग पार्टी गश्त पर निकली। तभी पेट्रोल के लिए निकली पार्टी ने पाक सीमा की ओर से कुछ आवाजें सुनी। थार रेगिस्तान के सन्नाटे में उन्हें एक अजीब सी घरघराहट सुनाई दे रही है। मैं 4 दिसंबर को तकरीबन 10 बजे अपना राशन लेके 25 जवानों के साथ रवाना हो गया। जब हम 635 के एरिया में पहुंचे, उससे थोड़ा पहले हमने ग्राउंड देखा, वहां पे जहां पे थोड़ा हमें छुपाव मिल सके, और हमने अपनी पोजीशन ले ली। लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने फौरन अपने कमांडिंग ऑफिसर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को खबर दी। अल्फा फॉर डेल्टा
ये हमारी पोस्ट की तरफ भारी तादाद में टैंक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवर। उस रात लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की अगुवाई में 23 पंजाब रेजिमेंट की सिर्फ एक कंपनी तैनात थी, यानी कुल 120 जवान। सामने से पाकिस्तान के 2000 से ज्यादा सैनिक आ रहे थे, जिनके पास 90 के आसपास टैंक और ट्रकों का जखीरा था। भारत के जवान यदि पीछे हटते तो पाकिस्तानी कंपनी पूरे लाव लश्कर के साथ भारत के पश्चिमी शहरों में दाखिल हो सकती, लेकिन वही ऐसे मौके पर वहां डटे रहना आत्महत्या करने के समान था। उस वक्त तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी कि वायुसेना के विमान रात में उड़ान भर सकते थे। इसका सीधा मतलब था कि सुबह से पहले किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंच सकती। अचानक हुए हमले में बारूदी सुरंग तक बिछाने का वक्त नहीं मिला। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ये जानते थे कि यहां से पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं, सो अपने एक एक सैनिक के साथ आखिरी सांस तक डटे रहने का इरादा करके जंग में उतर गए। उस रात लोंगेवाला आउटपोस्ट पर पाकिस्तानी सैनिकों को कुछ कांटेदार तार दिखाई दिए। दुश्मनों ने इस तार को माइनफील्ड समझ लिया। पाकिस्तान के टैंक वहीं थम गए। उसने इंजीनियर बुलाने और माइन ढूंढने की प्रक्रिया में 2 अहम घंटे गवा दिए। कोई माइनफील्ड कुछ नहीं लगा, मगर एक तार लगा रखी थी बीएसएफ ने अपने कैमल को बचाने के लिए। तो दुश्मन ये समझ गया, पाकिस्तानी ये समझे कि शायद इंडियन आर्मी ने वहां पर माइन बिछाया हुआ है, इसलिए उनकी टैंक की वहां पर रफ्तार रोकी। इस मुश्किल से पार पाकर पाकिस्तानी आगे बढ़े तो उनके टैंकों के पहिए रेत में धंसने लगे। सुबह की पहली किरण के साथ ही वायुसेना के हंटर विमानों ने लोंगेवाला की ओर उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना ने उस रोज लोंगेवाला में ऐसी विध्वंसक बमबारी की कि पाकिस्तान के 37 टैंक और 100 के करीब आर्म्ड गाड़ियां अपनी जगह पर ही नष्ट हो गई। ये एक ऐसा बैटल है, लोंगेवाला बैटल, जिसमें पूरा कोऑर्डिनेशन, कहते हैं ना जो हम अब 21वीं सदी में सोच रहे हैं, आर्मी किस तरह से और खास करके एयरफोर्स उसका सामंजस्य कैसे हो, और वो चुन चुन करके उन्होंने मारा। तकरीबन 35 टैंकों को उन्होंने, एक रेजिमेंट में तकरीबन 45 टैंक्स होते हैं, और टॉप नॉच टैंक जो उनके होते T-59, वो 22 कैवलरी से आए थे, और 35 कैवलरी जो पाकिस्तान की थी, सरमन टैंक्स थे, उनको चुन चुन कर मारा। जंग के बीच से पाकिस्तानी सैनिक अपने अपने टैंक छोड़कर भाग रहे थे। बेचारा पाकिस्तान इस इरादे से आया था कि वो लोंगेवाला में नाश्ता करेगा, रामगढ़ में लंच करेगा और जैसलमेर में जाकर डिनर करेगा। लेकिन भारत में जमीन और आसमान के वीरों के संयुक्त प्रयासों के कारण लोंगेवाला में पाकिस्तान की एक पूरी की पूरी T-59 रेजिमेंट का नामो निशान मिट गया। पाकिस्तानी सेना सीमा पर ही ढेर हो गई। लोंगेवाला की लड़ाई पाकिस्तान के मनोबल पर जबरदस्त चोट थी। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने फिर कभी पश्चिमी सीमा की ओर ताकने की गुस्ताखी नहीं की। देखिए, वो 13 दिन पाकिस्तान की कुंडली पर बेहद भारी थे। भारत की तीनों सेनाएं अपने पूरे दमखम के साथ पाकिस्तानी बेसों को नेस्ता नाबूद करने में जुट गई थी। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब मिल रहा था। जमीन पर थल सेना पाकिस्तान को नाकों चने चबवा रही थी, तो उधर भारतीय नौसेना ने सागर के सीने पर सवार हो पाकिस्तान पर सीधा आक्रमण कर दिया था। बिना उकसाए पाकिस्तान युद्ध की आग को हमारी सीमाओं के भीतर ले आया था। अब युद्ध को पाकिस्तान की चौखट तक ले जाने की हमारी बारी थी। भारतीय नौसेना के तत्कालीन नेवी चीफ एडमिरल नंदा ने वेस्टर्न सी बोर्ड के कमांडर वाइस एडमिरल एस.एन. कोहली को पाकिस्तान की युद्धपोतों और बंदरगाहों को तबाह करने के सबसे घातक नेवल फ्लीट को रवाना करने का निर्देश दे दिया। पाकिस्तान को सबक सिखाने की जिम्मेदारी नौसेना की 25 मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को सौंपी गई। आदेश मिलने के साथ ही भारत के तटों पर हाल ही में लाई गई नई नवेली ओसा क्लास मिसाइल बोट्स के बेड़े के साथ 25वीं स्क्वाड्रन अपने मिशन पर निकल गई। 25वीं स्क्वाड्रन ने इस युद्ध में वो रणनीति अपनाई जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी। पाकिस्तान का काल बनने जा रहे इस बेड़े में आईएनएस वीर, विद्युत, निपथ, निर्घट, विनाश, विजेता,
और निर्भीक युद्धपोत को शामिल किया गया। सोची समझी रणनीति के तहत नौसेना के बड़े युद्धपोतों के जरिए छोटी मिसाइल बोट्स को खींचकर कराची बंदरगाह के दक्षिणी छोर के बिल्कुल नजदीक पहुंचा दिया गया, जहां से वो तेज गति के साथ कराची बंदरगाह पर सीधा हमला बोलकर वापस आ सकते थे। और हुआ भी यही। 4-5 दिसंबर 1971 की रात को भारतीय नौसेना के योद्धा ट्राइडेंट फॉर्मेशन में आगे बढ़ने लगे। कराची बंदरगाह से 40 मील पहले आईएनएस निर्घात ने एक रडार कांटेक्ट की सूचना दी। आईएनएस निर्घात से 25 मील की दूरी पर यह पाकिस्तान का बैटल डिस्ट्रॉयर पीएनएस खैबर था। तुम 5 जने मिलके एरोहेड फॉर्मेशन में आगे गए, फिर ट्राइडेंट बना करके एक आगे, एक साइड में, 2 पीछे, तो ट्राइडेंट बन गया ना, त्रिशूल बन गया। उसी फॉर्मेशन में हम लोग पाकिस्तान की तरफ बढ़े। और जैसे हम शाम को वहां पहुंचे 11-1 बजे, तो मेरे को एक कांटेक्ट मिलता है। तो कांटेक्ट में क्या होता है, उसमें मैंने बोला अपने स्क्वाड्रन कमांडर को, दैट एक कांटेक्ट मिला है पोर्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, परमिशन टू अटैक। तो इमीडिएटली उसके बाद में फिर अपना मैंने मिसाइल फायर करी एट अबाउट 20 नॉटिकल माइल्स। इट वॉज अ डायरेक्ट हिट। और जैसे उसको मिसाइल लगती है वो स्टॉप हो जाता है। टारगेट हिट बट स्टिल मोबाइल, स्पीड स्लो, परमिशन टू लॉन्च सेकंड मिसाइल। उसने बोला अप्रूव। सेकंड मिसाइल में दोबारा मारी उसके ऊपर, उसको जैसी मिसाइल लगी उसको जहाज टूट गया दो टुकड़ों में। ये तो बस शुरुआत थी। आईएनएस निर्घात अपना शिकार कर चुका था, लेकिन आईएनएस निपथ और वीर अब उसी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। आईएनएस वीर ने पाकिस्तान के माइन स्वीपर पीएनएस मुहाफिज के परखच्चे उड़ा दिए। रात खत्म होने से पहले आईएनएस निपथ ने पहले कराची बंदरगाह को निशाना बनाकर पहली मिसाइल दागी और फिर बंदरगाह पर मौजूद फ्यूल टैंक से लेकर तमाम इंस्टॉलेशंस को एक एक करके तबाह कर दिया। तो सारा पाकिस्तान एकदम डर गया था, उधर ये क्या हो गया, क्योंकि नेवी का फार्मूला हमको जो नेवी ने सिखाया, हिट फर्स्ट, हिट हार्ड, कीप ऑन हिटिंग। पहले अटैक करोगे तो आप सोचते हो कि करो, हमने पहले हिट किया, हार्ड किया, और हार्ड करके फिर हम वापस बम्बई में आ गए। इस विनाशकारी आक्रमण से पाकिस्तानी नौसेना को इतना बड़ा झटका लगा कि वो आने वाले कई सालों के लिए अपंग बनकर रह गए। कोडनेम ऑपरेशन ट्राइडेंट को आधुनिक नौसेना के इतिहास में सबसे सफल ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। खास बात यह रही कि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 8-9 दिसंबर की रात को एक और साहसी हमला किया। इस हमले को नाम दिया गया ऑपरेशन पायथन। इस ऑपरेशन में आईएनएस विनाश ने 2 युद्धपोतों के साथ 4 स्ट्राइक मिसाइलों को लॉन्च कर दिया। हमले में पाकिस्तान नौसेना का टैंकर ढाका में डूब गया और कराची में केमरी तेल भंडार तबाह हो गया। इस हमले से तबाह हुए कराची पोर्ट से उठती लपटों को मीलों दूर से देखा जा सकता है। कराची बंदरगाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा सामरिक और आर्थिक बंदरगाह था। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान आर्थिक तौर पर विपस्त पड़ने लगा। कमाल की बात यह रही कि इस हमले में फिर से भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि भारत की सशस्त्र सेनाएं तेजी से ढाका की ओर कूच कर रही थीं। देखिए, भारत के बढ़ते कदमों को देखकर जनरल नियाजी ने पूर्व में किलेबंदी की रणनीति अपनाई। देखते ही देखते ढाका तक पहुंचने वाले सारे शहरों को किले में तब्दील कर दिया गया। कम्युनिकेशन सेंटर, सड़कों और पुलों पर कब्जा मजबूत किया गया। लेकिन तब तक जनरल नियाजी ने सीधे तौर पर ढाका को सुरक्षित करने का कोई इंतजाम नहीं किया था। दरअसल पाकिस्तान ने कल्पना ही नहीं की थी कि भारत सीधे ढाका पर हमला बोल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ और इस तरह हुआ कि पाकिस्तान दंग रह गया। अपनी तरफ बढ़ते खतरे की आहट को भांपकर पाकिस्तान की फौज ने पूरी ताकत ढाका की रक्षा के लिए छोड़ी। ढाका की किलेबंदी शुरू हो चुकी थी। वहां तक पहुंचने वाले पुलों और सड़कों को तबाह किया जा रहा था। पाकिस्तान की इन कोशिशों के बीच भारत ने अपनी सारी शक्ति ढाका पर केंद्रित की। भारत ने आगे बढ़ने का ऐसा रास्ता निकाला पाकिस्तान जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। 11 दिसंबर 1971 की शाम घड़ी के कांटे ने जैसे ही 4:30 बजने का इशारा किया, दुश्मन के आसमान में भारतीय वायुसेना के विमान मंडराने लगे। इन विमानों ने 2nd पैराशूट बटालियन के 700 पैराट्रूपर्स को टंगाइल में एयर ड्रॉप किया। सर्दियों की शाम के धुंधलके में इन पैराट्रूपर्स ने आसमान से जंप किया और नीचे पहुंचकर दुश्मन का इंतजार किया।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा पैराड्रॉप ऑपरेशन था। 3 तारीख से ऑपरेशन शुरू हुई तो 11 तारीख सोचिए फैग एंड ऑफ वॉर, और ये निर्णायक लड़ाई थी। इसमें हेवी एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिससे पैराड्रॉपिंग होती है उसका यूज हुआ, और टोटल एयर डोमिनेशन, क्योंकि पैराड्रॉपिंग ऐसे नहीं होगा। यदि वो उनकी एयर एक्टिविटी होगी तो हम अपने एयर ड्रॉप नहीं कर सकते दुश्मन के इनसाइड। तो विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1-2 जगह में लगा, कहीं पर इसकी पैरेलल नहीं है। और ये बैटल का जो विनिंग फैक्टर है पीछे से अटैक करना, ये इसका एग्जाम्पल, एक जीता जाता एग्जाम्पल है जो कि वर्ल्ड की मिलिट्री हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। पाकिस्तानी सैनिकों को छगाने के लिए कुछ पुतले भी पैराशूट से उतारे गए ताकि दुश्मन पैराट्रूपर्स की असली संख्या को लेकर धोखे में रहे। इस बीच न जाने कैसे बीबीसी रेडियो के एक प्रसारण में 700 की जगह भारत के 5000 पैराट्रूपर्स उतारे जाने की खबर प्रसारित हो गई। यह खबर किसकी गलती से चली इसका पता तो आज तक नहीं लग सका, लेकिन इस खबर से पाकिस्तान के खेमे में हड़कंप मच गया। सैनिकों का मनोबल टूट गया। टैंगल में जाबाज कमांडो ने अपना काम करने में बस 4 घंटे का वक्त लगाया। हमारे पैराट्रूपर्स से पाकिस्तानी ब्रिगेड की धज्जियां उड़ गई। कई सैनिक खुले खेतों में भागे, कुछ लड़ते लड़ते मारे गए और बहुत सारे बंदी बना लिए गए। तब संसाधनों की कमी जरूर थी, लेकिन हौसलों के ढाका अब बस 100 किलोमीटर दूर है। भारत को अब जीत करीब दिख रही है, लेकिन भारत का असली लक्ष्य था पूर्वी पाकिस्तान की जनता की आजादी। इसके लिए पाकिस्तान का आत्मसमर्पण जरूरी था। भारत उसी दिशा में कदम उठा रहा था। गवर्नमेंट हाउस पर हमला भी इसी रणनीति के तहत किया गया था। इस बीच युद्ध पर ढीली पड़ती पकड़ के बीच ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर ने सूबे के तमाम आला अधिकारियों के साथ ढाका के गवर्नमेंट हाउस में आपात बैठक बुलाई। तभी अचानक बमों से लैस भारत के 4 विमानों ने तेजपुर बेस से ढाका की इस इमारत की ओर उड़ान भरी। ये इस समय मीटिंग होगी, उसकी प्लानिंग जो ईस्टर्न कमांड में उस समय चल रही थी, आपको पता होगा कलकत्ता में था। हाँ, और जगजीत सिंह अरोड़ा साहब तो जमीन के ऊपर में थे, जैकब साहब चीफ ऑफ स्टाफ थे वहां पर उस समय। तो ये जो प्लानिंग और एयरफोर्स के जो प्लानिंग है, तो एक टर्निंग पॉइंट इसलिए था कि ढाका के ऊपर में जो मीटिंग की, जो उनका दिमाग में ये चल रहा था क्या करें। इमारत पर जब बम गिरा तब मीटिंग शुरू हो चुकी थी। इस बमबारी से पाकिस्तान के गवर्नर ऐसे डरे कि वही खड़े खड़े पद से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान सरकार का हर अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए रेड क्रॉस के बनाए न्यूट्रल जोन की तरफ भाग खड़ा हुआ। यही तो इस बमबारी का वास्तविक मकसद था, दुश्मन को डराना और उसकी नेतृत्व क्षमता को खत्म करना। इधर भारतीय फौज निरंतर आगे बढ़ रही थी, उधर नियाजी बार बार युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। जनरल सैम पाकिस्तान से साफ लफ्जों में कह चुके थे कि युद्ध खत्म करना चाहते हो तो 16 दिसंबर की सुबह सरेंडर करना होगा। अपनी साफ नीयत दिखाने के लिए उन्होंने 15 दिसंबर की शाम 5 बजे से अगली सुबह 9 बजे तक युद्ध विराम का ऐलान भी कर दिया। बंदूकें खामोश थी, लेकिन भारत की फौज अब भी ढाका की ओर बढ़ रही थी। 16 दिसंबर को दोपहर 1 बजे भारत की फौज ढाका में दाखिल हो गई। भारतीय सेना के आने की खबर मिलते ही ढाका के लोग खुशी में सड़कों पर दौड़ पड़े। हर तरफ जय बंगला, जय मुक्ति वाहिनी, जय इंदिरा गांधी के नारे गूंजने लगे। इधर लेफ्टिनेंट जनरल JFR जेकब को आत्मसमर्पण की प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए भेजा गया। नियाजी को आत्मसमर्पण से ऐतराज था, उसे अमेरिका से मदद की उम्मीद थी, वो बस कुछ वक्त चाहता था। लेकिन नियाजी का वक्त खत्म हो चुका था। न तो पाक में बैठे हुक्मरानों से कोई आश्वासन आया, न ही अमेरिका के मुंह से कोई आवाज निकली। जान बचानी थी तो सरेंडर करना ही पड़ा। 16 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानियों ने एक साथ सरेंडर किया। एक एक पाकिस्तानी सैनिक ने हथियार डाला। जनरल नियाजी ने आंसू से भरी आंखों से अपनी पिस्तौल सौंपी। इसके साथ ही दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान की सूरत हमेशा के लिए बदल गई। शौर्य की स्याही से इतिहास का ये गर्व भरा अध्याय लिखने वाले भारत के रणवीरों की विजय गाथाएं सदा के लिए अमर हो गई। देखिए, ऐसी अधिकारपूर्ण जीत के बाद भी भारत ने खुद बांग्लादेश की जमीन पर कब्जा नहीं किया। भारत की यही बात उसे भारत बनाती है। गर्व और शौर्य की इस दास्तां में आज फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।